Good morning. Hello and welcome dear students to the channel Study with Banking Academy. लास्ट टाइम हमने जंबल्स देखे, उसके बाद क्लोज टेस्ट के थोड़े बेसिक फंडा देखे और मैंने अनाउंस किया था लास्ट टाइम कि जंबल जिन जिन लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट करके करेक्ट आंसर्स दिए हैं उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, तो उस पर आ ही जाते हैं। सबसे पहले बच्चों के नाम देख लेते हैं किन किन लोगों ने अच्छे से आंसर दिए थे। ठीक है, चलो लेवल 2 बुक से जंबल नंबर 1 जिन जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है उनके नाम आप देख सकते हो। अनुष्का, प्रतीक्षा, कशिश, दीपाली एंड आंचल। जंबल 2 करेक्ट आंसर देने वाले स्टूडेंट्स थे आशा, अनुष्का, तृप्ति, आंचल। जंबल 3 करेक्ट आंसर देने वाले स्टूडेंट्स थे आशा, अनुष्का। और जंबल नंबर 4 आशा, अनुष्का, तृप्ति, दीपा। आप देख सकते हो कुछ स्टूडेंट्स है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है, कुछ है जो कभी सही कभी गलत, लेकिन धीरे धीरे अपना लेवल दे रहे बेस्ट। ठीक है, दूसरी बात इसमें मुझे ये दिख रहा है विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो बॉयज़ आप भी अच्छे से सॉल्व कर ही रहे हो, पता है मुझे, पर थोड़ा पार्टिसिपेट इसमें अगर करोगे तो मुझे दोनों की बराबर कंपटीशन भी चाहिए। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट इसीलिए की जाती है कि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको पता चले कि मैं पर्सनली इस बात पे ध्यान ऑलवेज देता हूँ। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। एक जंबल आई थिंक दीपा मैडम ने मुझे कहा था कि एक जंबल जो सिग्नल वाला था शायद वो एक समझ में थोड़ा मतलब एक डाउट उनमें लगा था, तो लास्ट में मैं वो जंबल भी एक बार डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, दूसरा क्लोज टेस्ट लास्ट टाइम हमने ये देखा था, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ याद दिलाने के लिए आपकी स्क्रीन पर ये क्लोज टेस्ट आया है। इस क्लोज टेस्ट में हमने देखा था कि पहला सेंटेंस जो लिखा है द किंग ऑफ रामपुर वॉज नॉट डैश, कभी भी उसका आंसर आपको पता नहीं चल सकता जब तक लास्ट की जो ये वाली 2 लाइन है वो पढ़ी ना जाए। ठीक है, तो अगर ये 2 लाइन पढ़ी जाए तो पता चला था कि राजा कैसा था, मूर्ख था, मतलब कैसा नहीं था, होशियार या समझदार नहीं था, मतलब वाइज। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के बच्चों हमें जो स्टेप्स मिले थे वो ये कि जब भी आप क्लोज टेस्ट सामने दिखे तो पहले 3 से 4 मिनट क्या कीजिए, तो एक बार पूरा पैराग्राफ बिना ऑप्शन के बिना आंसर के पढ़ लीजिए, आपको हिंट्स मिल जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव का फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे मिलने वाली हिंट है, थीम है, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्लोज टेस्ट जो आपको दिया गया था वो ये है। ऑफकोर्स आपने ये क्लोज टेस्ट पढ़ ही लिया है एक बार, तो हमें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाना है और थोड़ा क्विक सॉल्यूशन पे जाएंगे ताकि 1-2 और क्लोज टेस्ट देख पाए और फिर जंबल एक डाउट वाला ले पाए। और लास्ट टाइम एक जंबल भी होमवर्क में दिया गया था, हैड इट बीन नॉट फॉर देम, रिसेशन वाला। ठीक है, तो उसको भी लास्ट में डिस्कस किया जाएगा और देखते हैं उसमें भी किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है या तो पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, चलो तो ये तीनों क्लोज टेस्ट के पार्टिसिपेंट्स के नाम भी मैं अनाउंसमेंट बिल्कुल करूँगा। ठीक है, उसकी अनाउंसमेंट भी मैं करूँगा। चलो, तो इसमें ये था कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई और राजा था वो दूसरा प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाना चाहता था, अपने 3 बेटों में से किसी एक को। ठीक है, तीनों को एक काम दिया गया था। ठीक है, और जो अच्छा काम करता या ऐसा कुछ होगा उसको वो लोग राजा या प्राइम मिनिस्टर, मतलब राजा प्राइम मिनिस्टर उन लोगों को बनाने देता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आफ्टर हिज एबल प्राइम मिनिस्टर्स डेथ, प्राइम मिनिस्टर मरने के बाद द किंग वांटेड वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स 3 sons to take his place, मतलब इस बार राजा उन्हीं प्राइम मिनिस्टर के 3 बेटों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट देने वाला था। द किंग वांटेड टू चूज द डैश अमोंग देम फॉर द जॉब। अब किसको चुना जाएगा, द डैश? तो 4-5 जब ऑप्शंस मेरे पास हो जिसमें से किसी एक को चुनना है तो मैं गुड को चुनूंगा, बेटर को चुनूंगा या बेस्ट को। वेरी गुड, आप सोचिए आंसर, बेस्ट को चुनूंगा। इन शॉर्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में आंसर आना चाहिए क्योंकि 2 से ज़्यादा लोग हैं, उसमें से मुझे कोई सुपर क्वालिटी का चाहिए, तो वो कभी भी 1 तो नहीं हो सकता है। लर्नेड हो सकता है, फेवरेट हो सकता है, लेकिन अगर आगे लिखा होता मोस्ट तो चेक करो, द मोस्ट लर्नेड नहीं लिखा, द मोस्ट फेवरेट नहीं लिखा है, लेकिन द वाइजेस्ट लिखा है, ये एक हो सकता है। नन ऑफ दिस। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं कि सर नन ऑफ दिस आता है या नहीं आता है या कब आता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लो बच्चों कि जनरली चारों ऑप्शन में से एक भी ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, लॉजिकली भी करेक्ट ना हो, लेकिन वहाँ कोई एक वर्ड की तो ज़रूरत है ही, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी नन ऑफ दिस वाला आएगा नहीं, क्योंकि फिर वो क्लोज टेस्ट लॉजिकली सही बनेगा नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस जनरली तभी आता है
इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग वैरायटी क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो जब लिखा द डैश अमोंग, अगर सपोज वहाँ ऑलरेडी उन्होंने द वाइजेस्ट लिख के दिया ही होता, द वाइजेस्ट डैश अमोंग देम, अब इस बार क्वेश्चन देने वाले ने मुझे गुमराह करने के लिए वहाँ फिल इन द ब्लैंक डाली है, जबकि फिल इन द ब्लैंक की जरूरत है नहीं। उस केस में भी हम क्या ले सकते हैं, नन ऑफ दिस ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो और आगे, तो इसमें हम आंसर लेंगे वाइजेस्ट, ही डैश द 3 सन्स टू बी ब्रॉट, उसने कहा, बोला, पता नहीं क्या, टू बी ब्रॉट, तीनों को बुलाया जाए। अब नीचे ऑप्शन में देखो तो नोटिफाइज तो प्रेजेंट में दिया है, आप चेक करो स्टोरी तो पास्ट में दी है, तो फिर कहाँ से नोटिफाइज आएगा। और ऑप्शन देखते हैं ऑर्डर, यस मैंने ऑर्डर दिया कि उनको लाओ, हाँ आ सकता है। ही कॉल्ड, भाई आप जब किसी को कॉल करते हो तो वापिस ब्रिंग या ब्रॉट नहीं बोलते हो। समन मतलब भी टू कॉल समवन टू अपीयर, किसी को हाजिर होने के लिए बुलाना, लेकिन तब भी पीछे ब्रिंग या ब्रॉट नहीं आता है। तो कॉल और समन और साथ में ब्रॉट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कभी बन सकता नहीं है, इसीलिए पक्का हमारा आंसर क्या आएगा, ही ऑर्डर्ड द 3 सन्स टू बी ब्रॉट डैश हिम। अच्छा, उन तीनों को मेरे सामने लाओ, ऐसा ही हम बोलेंगे ना, या मेरे दरबार में लाओ, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन में देखो विथ हिम, मतलब राजा के साथ तीनों को लाना है, नहीं राजा तो पहले से वहां आया होगा, तो विथ गलत है। फॉर, क्या यहाँ पे राजा के लिए इन तीनों को लाना था, नहीं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट देने के लिए, तो राजा के लिए नहीं था, तो आप ये नहीं बोल सकते फॉर हिम, टूवर्ड्स हिम। भाई आप जब एक चीज की या दूसरी चीज की लोकेशन बताना चाहते हो, किस और जा रहा है वो, सपोज सामने एयरपोर्ट है, ठीक है, और मैं एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, टूवर्ड्स एयरपोर्ट। मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं बताया जा रहा, सिर्फ डायरेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन मैं एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट। तो यहाँ के राजा की ओर लाना, ऐसा डायरेक्शन नहीं देना है, ठीक है, वेरी गुड। और आगे एक ऑप्शन दिया है कौन सा, बिफोर। अब आप सोच रहे होंगे सब लोग कि यहाँ एक और ऑप्शन देना चाहिए था, कौन सा, इन फ्रंट ऑफ। तो पहली बात तो ये कि मेरे सामने आप या आपके सामने में अगर ऐसे ही हम एज अ फ्रेंड खड़े हो, तो एक दूसरे के सामने खड़े तो इन फ्रंट ऑफ बोला जाएगा, लेकिन आप जब किसी अथॉरिटी के सामने खड़े हो तो सिर्फ इन फ्रंट ऑफ नहीं बोला जाता है, तब बिफोर बोला जाता है। तो आप चेक करो, तीनों बच्चों को किसके सामने लाया था, राजा, राजा तो अथॉरिटी है, अथॉरिटी है, तो क्या आंसर आएगा, बिफोर आएगा। इसलिए इन फ्रंट ऑफ ऑप्शन में दिया होता तो भी वो आंसर आता नहीं। और आगे देखते हैं, एंड सेट ईच ऑफ देम द डैश ऑफ फिलिंग अ रूम, सबको रूम भरने का क्या दिया होगा, ऑफ कोर्स काम दिया होगा। अब काम को नीचे ऑप्शन में क्या देखते हैं, चांस दिया, भाई चांस दिया, रखो उसको अभी, ऑप्शन दिया, टास्क दिया और रिक्वेस्ट, पर रिक्वेस्ट कभी दिया नहीं जाता है, मतलब सेट नहीं किया जाता। देखो उन्होंने क्या लिखा है, सेट रिक्वेस्ट, गलत है। हाँ, सेंड रिक्वेस्ट तो बराबर था, या डायरेक्टली रिक्वेस्ट किया तो भी बराबर था। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन, चांस और टास्क में से क्या ले, तो जरा आगे चेक करो ना, तीनों ने वो काम करना है, किसी एक को करना है ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आपको चांस और ऑप्शन तब दिया जाता है जब आपके सामने या आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना है, ऐसा भी यहाँ पे नहीं था। दूसरी बात, तीनों के टास्क के परफॉर्मेंस के आधार पे रिजल्ट आएगा और फिर कोई एक चुना जाएगा, तो वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई चांस नहीं है, ठीक है। तीनों ने ये काम तो करना ही है, तो मतलब काम दिया है, ऑर्डर दिया है ना वापिस राजा ने। चलो और आगे, फिलिंग अ रूम यूजिंग व्हाटएवर डैश दे कुड, सो देयर वाज डैश, ओके, व्हाटएवर क्या, दे कुड डू सो, मतलब मैं वापिस पढ़ता हूँ, फिलिंग अ रूम यूजिंग व्हाटएवर डैश दे कुड सो दैट, ऐसा करके कुछ लिखा है। तो किसी भी तरह से रूम को भरना है, किसी भी तरह से। ऑप्शन में देखो, रीजन, कभी भी कारण से भरा नहीं जाता, कभी भी पर्पस से भरा नहीं जाता। पर्पस से तो पर्पस को क्या किया जाता है, अकम्प्लिश किया जाता है। पर्पस कोई चीज थोड़ी है जिससे आप रूम भरोगे। वेल्थ, हाँ वेल्थ से रूम भर सकते हो, बिल्कुल सही। और मीन्स का मतलब तरीका, तो कौन सा आंसर लोगे, वेल्थ भी सही है, मीन्स भी सही है। तो आप जरा नीचे देखो ना, किसी ने गार्बेज भरा, किसी ने कॉटन भरा, किसी ने सिर्फ लाइट भर दी कैंडल की, इसका मतलब वेल्थ बोलोगे तो तीनों ने वेल्थ ही लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, किसी भी तरह की चीज, किसी भी तरह से, किसी भी प्रोसेस से, तो क्या आएगा, मीन्स आएगा। और आगे देखते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, उसके पहले मैं थोड़े आंसर्स आपको क्या करके दे देता हूँ, टिक भी करके दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। पहले में आंसर बच्चों क्या आया था, वाइजेस्ट आया था। सेकंड में क्या आया था, ऑर्डर आया था। थर्ड में क्या आया था, बिफोर आया था। फोर्थ में क्या आया था,
टास्क आया था, फिफ्थ में क्या आया था, मीन्स आया था, सिक्स्थ में क्या आया था, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। चलो आगे बढ़ते। सो दैट देयर वॉज डैश स्पेस लेफ्ट इवन फॉर एंड। अब जब रूम को भरना है तो चींटी के लिए भी जगह बचनी चाहिए या नहीं बचनी चाहिए, सोचने का नहीं। नीचे हिंट दिया है, नीचे हिंट चेक करो क्या है बच्चों। नीचे हिंट ऐसी दी हुई है कि जब उसने कैंडल जलाई तो पूरा रूम प्रकाश से भर गया और राजा खुश हुआ और उसको जगह दे दी। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, राजा ये चाहता था कि रूम में और कुछ होना चाहिए नहीं। तो नो स्पेस आएगा या नॉट स्पेस आएगा। जब भी आप पीछे नाउन लेते हो ना डायरेक्टली और आगे कोई एडवर्ब नहीं लेते हो, जैसे नॉट एनी पर्सन इज इन्वॉल्व, ऐसा कुछ बोले तो समझ में आता है, लेकिन डायरेक्टली नाउन बोल दिया है और नाउन ऐसा है जो काउंटेबल नहीं है, तो नॉट नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, नो स्पेस बोलोगे। मोर स्पेस और एनी स्पेस का तो सवाल नहीं होता है। और आगे देखते हैं। द एंड नहीं, द एंड नहीं, द डैश सन्स सेट टू वर्क। कैसे सन्स, कैसे बच्चे, नीचे ऑप्शन में देखो, लेजी, वर्थलेस या डिसअपॉइंटेड। तो आप चेक करो, तीनों नेगेटिव क्वालिटी बताई गई है। वर्थलेस मतलब नाकाम, कोई कीमत नहीं होनी उसकी, बेकार पड़ा है। डिसअपॉइंटेड हताश, दुखी है। या फिर लेजी, आलसी है। अब आप पूरी स्टोरी जब देखें तो आपको पता चला बच्चों की किसी भी क्वालिटी के बारे में हमें कहीं पे पता चला नहीं है। मतलब तीनों बच्चों ने काम शुरू किया, सिर्फ ऐसा बोलना चाहता है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता है, हम ये सोच रहे होते हैं कि नहीं उन्होंने कुछ तो ट्रिक डाला ही होगा, बहुत बार वो नॉर्मल ऑप्शन देते हैं और हम एडवांस सोचे जाते हैं। तो कभी नॉर्मल कॉमन सेंस वाला अप्रोच भी काम आता है। तो पक्का आंसर क्या आएगा, द 3 सन्स सेट टू वर्क। द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ा था, डैश फिलिंग हिज रूम विद गार्बेज, उसने अपना रूम किससे भरना चालू कर दिया, गार्बेज से। अब भरना चालू कर दिया, हिंदी में ऐसा बोलना पड़ेगा ना, भरना शुरू किया। अब शुरू करने के लिए नीचे ऑप्शन में देखो तो एक तो स्टार्ट आ सकता है और एक तो बिगिन आ सकता है। सन तो आएगा नहीं, द एल्डेस्ट सन। अगर आप ऐसा बोलोगे द एल्डेस्ट सन, फिर वर्ब तो आया ही नहीं कुछ, डायरेक्टली फिलिंग बोलोगे तो पीछे ऑक्सिलरी वर्ब आना था, इज एम आर वॉज वेयर, वो भी नहीं आया। तो अगर किसी ने सन लिया है, आई थिंक कुछ लोगों ने लिया था, तो वो गलत है, आपको समझ में आया, वेरी गुड। गलती करो, उसका टेंशन नहीं लेने का, लेकिन फिर गलती को सुधारा कैसे जाता है वो भी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस पर आप लोग ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। और आगे देखते हैं, बिजीली। अब बिजीली आ सकता है लेकिन फिर वर्ब तो आया ही नहीं, ऐसा लिखते हैं ना, द एल्डेस्ट बिजीली स्टार्टेड फिलिंग हिज रूम, तो चलता। तो सिर्फ बिजीली एडवर्ब तो काम का नहीं है। अब स्टार्ट तो प्रेजेंट में दिया है, स्टोरी तो पास्ट में चल रही है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, बिगिन का पास्ट क्या होगा, बिगेन होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बिगेन में आंसर लिया था, वेरी गुड। और आगे, विथ गार्बेज विच डैश इजी टू एक्वायर। एक्वायर मतलब हासिल करना, गार्बेज हासिल करना कैसा था या कैसा है, कैसा था आएगा मतलब पास्ट में आएगा, आसान होगा ना, तभी उसने किया होगा, ठीक है, लिखा ही है ना इजी। तो नीचे ऑप्शन में देखें तो गॉट इजी। अब विच गॉट इजी, वो इजी बन गया ऐसा नहीं, देखो इजी होता है या नहीं होता, ठीक है। और आगे फाउंड इजी, अगर फाउंड लिखोगे तो आगे लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, विच वॉज फाउंड इजी, तो शायद आ सकता है, ठीक है। और आगे विच वॉज इजी, वो इजी था, हो सकता है। विच मेड इजी टू एक्वायर, अच्छा विच मेड इजी किसी ने बनाया, तो विच का मतलब तो कोई चीज, जबकि किसी ने बनाया तो व्यक्ति हु आना चाहिए था, तो हु तो वहां है नहीं, क्योंकि विच किसके लिए बोलना है, गार्बेज के लिए, तो गार्बेज खुद तो कुछ बनाता नहीं है, मतलब पक्का मेरा आंसर वहां पे भी क्या आएगा, वॉज इजी। चलो और आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आया था 3, यहाँ पे हमारा आंसर आया था बिगिन, और यहाँ पे आंसर आया था वॉस, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, द सेकेंड सन वॉज डैश, सेकेंड सन क्या था पता नहीं, उसका ऑप्शन पढ़ो भी मत, आगे पढ़ो। और उसने रूम को किससे भरना चालू कर दिया, कॉटन। लेकिन जो सबसे यंगेस्ट था वो तो चुप रहा, थॉट फॉर अ वाइल, सोचता रहा कुछ, ठीक है। अच्छा अब जब सेकंड है वो फर्स्ट की कंपैरिजन में कैसा है, तो ऑफकोर्स होशियार है, क्योंकि कचरे से अच्छा है कि कॉटन उठाया। तो नीचे ऑप्शन में देखो बच्चों, पहला कौन सा दिया है, हैस्टी, ठीक है। अच्छा सेकंड जो सन था, अगर वो हैस्टी मतलब जल्दबाजी में होता, तो
उसका कॉटन सिलेक्ट करना या गार्बेज सिलेक्ट करने से तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, तो वो ऑप्शन आ नहीं सकता है। लेकिन स्टन्ड चौंक गया। अच्छा, आप ऐसा लिख रहे हो कि द सेकेंड सन वॉज स्टन्ड एंड फिल्ड द रूम विथ कॉटन। भाई सेकेंड चौंक गया इसलिए कॉटन से भरना चालू कर दिया, कोई लॉजिक बैठेगा क्या? कभी नहीं बैठेगा, तो वो भी गलत है। और आगे देखो, द सेकेंड सन वॉज सिंपलर। भाई सिंप्लिसिटी का कॉटन उठाने से या गार्बेज उठाने से कोई संबंध है क्या? नहीं है संबंध। गार्बेज उठाए या कॉटन उठाए उसका संबंध है आपकी बुद्धि से। तो चेक करो, क्लेवरर आएगा आंसर, वेरी गुड। अब आप चेक करो, आखिर में जो तीसरा बच्चा था उसने क्या किया? तो उसने तो मोमबत्ती जला दी ताकि पूरे रूम में क्या हो जाए, लाइट ही लाइट हो जाए। कॉटन है तो भी थोड़ी चींटी आ सकती है अंदर, गार्बेज है बिल्कुल चींटी आएगी अंदर, लेकिन फुल ऑफ लाइट एक फिलोसॉफिकल मैसेज उसने दे दिया कि पूरा जीवन किससे भर दिया, उजाले से भर दिया, तो अंधकार की बिल्कुल जगह नहीं है। और राजा ने उसको आखिर में प्राइम मिनिस्टर बनाया। ठीक है, तो आप चेक करो, ऐसा करके हमने एक क्लोज टेस्ट सॉल्व किया जिसके आई थिंक आंसर्स हमने सारे देखे। बीच में एक आधा आंसर टिक करना रह गया है क्या? चेक कर लेते हैं। हाँ, ये नंबर 6 में आएगा 9। तो आप इसका एक बार स्नैप ले लो, आपके आंसर्स के साथ कंपेयर करो और चेक करो आपका कितना सही हुआ। दूसरी बात, आगे के 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट 3 वीडियोस हमने बनाए थे जिस पे मैंने बोर्ड वर्क किया था। इस बार थोड़ा प्रेजेंटेशन लाने के लिए मैं छोटी स्क्रीन पे साइड पे आ चुका हूँ और आपके लिए स्क्रीन बड़ी कर दी है। तो मुझे बताना आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कौन से तरीके से अच्छा रहा, बोर्ड वर्क में या इसमें। ठीक है, तो आगे के वीडियो बनाते समय हम उस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। और आगे देखते हैं क्लोज टेस्ट नंबर 4 होमवर्क में दिया था लेवल 2 बुक का। ठीक है, इसमें मैं डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं, अगर कुछ लोगों ने सेवरल और कल्चरल आंसर लिया है और कुछ लोगों ने पर्सनल लिया है, तो आप नीचे के सारे चेक करो। तबला की बात हुई, फिर साइंस की बात हुई, फिर कोई म्यूज़िक की बात हुई। इन शॉर्ट अलग अलग इंटरेस्ट की बात है। ऑफ कोर्स अब इंटरेस्ट सेवरल मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट हाँ आ सकता है, लेकिन कल्चरल तो नहीं आएगा। देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसका कल्चर से लेना देना नहीं हो सकता है। बहुत बार हमें ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है जो कल्चर से जुड़ी नहीं है, तो पूरे पैसेज की थीम से वो बैठेगा नहीं, इसलिए कल्चरल भी गलत। पर्सनल इंटरेस्ट, अगर पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते तो फिर आप इंडिया को फॉरेनर्स के साथ कंपेयर क्यों करते? दूसरी बात, जब 2 कंट्री को कंपेयर किया जा रहा है तो 2 कंट्री का जनरल ट्रेंड क्या है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, किसी का पर्सनल नहीं, जनरलाइज बातें सोची जाती है। तो लॉजिकली देखो तो पर्सनल गलत। और फॉलोइंग इंटरेस्ट अगर आप लिखते हो तो जनरली क्वेश्चन में ऐसा आता है ना, द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी अरेंज्ड, तो नीचे फिर 4-5 वो चीज़ दी जाती है और तो कोई कंक्लूजन आता नहीं है। जबकि यहाँ तो कंपैरिजन आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है, तो सिर्फ फॉलोइंग, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो या तो सेवरल लोगे या तो डाइवर्सिफाइड लोगे। अब आप चेक करो, सब लोग म्यूज़िक में जाते हैं तो डाइवर्सिटी नहीं कहलाती, लेकिन कोई म्यूज़िक में गए, कोई साइंस में गए, कोई पेंटिंग में गए, कोई आर्ट्स में गए, अलग अलग क्षेत्र में गए, इसका मतलब डाइवर्सिटी तो थी। अब डाइवर्सिफाइड बोलोगे तो सेवरल तो उसके अंदर आ ही जाएगा ना। डाइवर्सिफाइड मतलब एक या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब सेवरल तो हो ही गया। लेकिन अगर आप सेवरल बोलोगे तो उसके अंदर डाइवर्सिफाइड आता है क्या? कभी नहीं आता है। क्यों? तबला में ही सेवरल पीपल आर इंटरेस्टेड इन तबला, और कोई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो डाइवर्सिटी नहीं है वो तो। इसलिए मेरा आंसर क्या आना था? डाइवर्सिफाइड आना था। फिर आगे देखो नंबर 2 में देयर आर डिफरेंट डैश इन इंडिया, इंडिया में अलग अलग क्या है। आगे देखो बिकॉज ऑफ वेरियस आइडियाज, ये आइडियाज से हिंट पता चली कि भाई आइडियाज कहाँ से आते हैं। एस्पेक्ट मतलब कोई फैक्टर या कोई चीज़ों से आते हैं, वैल्यू आपकी क्वालिटीज से आते हैं, आपकी आइडियोलॉजी विचारधारा से आते हैं, डिमांड आप डिमांड करते हो उससे आइडिया आता है क्या? कभी नहीं आता है। लाइक आपको क्या पसंद है उससे आइडिया आता है? पॉसिबल है। लेकिन जब आइडिया वाला वर्ड दिया तो आइडिया मतलब विचारधारा से आएगा, मतलब मेरा आंसर वहाँ क्या होना चाहिए था? आइडियोलॉजीज होना चाहिए था। और आगे देखते हैं तो आप चेक करो, फॉरेनर्स ने भी हमारी वो आइडियाज एक्सेप्ट की थी, उस सेंस में भी कुछ उन्होंने लिखा है। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। देयर आर सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस मतलब अंधश्रद्धा। देखो अलग अलग आइडिया है तो अलग अलग मान्यताएं भी तो होती है। कोई एक धर्म वाला कोई एक मान्यता रखेगा, कोई दूसरे धर्म वाला कोई दूसरी मान्यता रखेगा। किसी की भी मान्यता गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है।
लेकिन कभी कभार अंधश्रद्धा भी आती है, तो इन्होंने सुपरस्टिशंस की बात कही। चलो और आगे देखते हैं। तो बिकॉज ऑफ वेरियस आइडियाज, आइडियाज तो है ही है, सुपरस्टिशंस भी है। आप ऐसा ही बोलना चाहोगे तो सुपरस्टिशंस का TO2 तो आएगा नहीं। अच्छा, देयर आर सुपरस्टिशंस विल, आप आर भी बोलते हो और आप विल भी बोलते हो, दो ऑक्सिलरी एक साथ कभी नहीं आएंगे। दूसरी बात, कुछ लोग विल का मतलब इच्छा समझ रहे, नाउन समझ रहे, तो आप जरा चेक करो ना, तब सुपरस्टिशंस नहीं सुपरस्टिशियस एडजेक्टिव आना चाहिए था। सुपरस्टिशियस विल शायद आ सकता है, तो वो तो अभी गलत है। ट्रेंड, देयर आर सुपरस्टिशंस, अब सुपरस्टिशंस खुद एक नाउन है, तो वापस ट्रेंड कहाँ से आएगा? लेकिन सुपरस्टिशियस लिखा होता है एडजेक्टिव, तो पीछे ट्रेंड आता। आप चेक करो, मैं पढ़ाई के बहाने, क्लस्टर्स के बहाने थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। पावर, अगेन पावर नाउन है और सुपरस्टिशन भी नाउन है, तो आपको अगर पावर लिखना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? देयर आर सुपरस्टिशियस पावर्स, वो तो आएगा नहीं। पक्का मेरा आंसर क्या आएगा? देयर आर सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस भी होती है TOO, ठीक है। और आगे इफ वी डैश एट कस्टमर्स लिखा है बच्चों, लेवल 2 बुक में वो करेक्शन है, उसको आप सुधार देना। और ये करेक्शन मुझे पहले भी पता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि अगर आप एक लेवल पे लॉजिक अप्लाई करके पढ़ते हो तो मेरे बिना बताए भी आपको थोड़ा आइडिया तो आ ही गया होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आया भी था, ठीक है। चलो, तो देयर आर इफ वी डैश एट कस्टमर्स नहीं कस्टम्स, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, रिचुअल्स अलग अलग, followed in different states and regions, there is again a large variety। आप चेक करो, वैरायटी ऊपर आया था वर्ड डाइवर्सिटी, तो दोनों का हिंट मिला, ठीक है। और आगे तो इफ वी डैश एट मतलब देखना है ना, तो नीचे चेक करो ना, इफ वी ग्लैंस एट आ सकता है, ग्लैंस मतलब उसके ऊपर थोड़े से ऊपर से नजरें घुमाना। इफ वी लुक एट बिल्कुल आ सकता है, आप दोनों के इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन भी था। इफ वी फॉलो, फॉलो के पीछे एट तो आएगा नहीं, गलत है। इफ वी प्राउड, प्राउड एट नहीं आता है, प्राउड ऑफ आता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल केस में पीछे प्राउड एट बोलना भी है तो इफ वी आर बोलना पड़ेगा, वो तो है नहीं, वो भी गलत। और इफ वी सपोज एट, तो सपोज के लिए एट की कहाँ जरूरत है? तो पक्का मेरा आंसर या तो ग्लैंस आएगा तो लुक आएगा। अब इन दोनों में से क्या लेंगे? तो पहली बात तो ये समझो कि जब मेरे सामने, जैसे मैं आपको अभी देख रहा हूँ, या मैं ये स्क्रीन को देख रहा हूँ, या आप भी स्क्रीन को देख रहे हो, क्या आप ग्लैंस कर रहे हो या लुक देख रहे हो? वॉचिंग तो है ही है, लेकिन अभी अगर इन दोनों में से, तो यू आर लुकिंग एट मी, यू आर लुकिंग एट दिस स्क्रीन, लुकिंग एट समवन, तो वो फिजिकली देखना हुआ। लेकिन आप चेक करो, हम पिछले 50, 100, 500 सालों के रिचुअल्स को देखना चाहेंगे, तो क्या उसको फिजिकली सबको एक एक करके एक्चुअली में देखने जाएंगे? नहीं, हम बुक के बहाने, हमारे स्क्रिप्चर्स के बहाने उसके ऊपर नजरें डालेंगे, ऊपर से वो थोड़ा देखेंगे। तो जब ऊपर से देखा जाता है तो उसे कहते हैं ग्लैंस, नजरें घुमाना, ठीक है। इसलिए आंसर क्या आएगा? इफ वी ग्लैंस एट, लुक एट नहीं आएगा, इस बात का खास ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी इसका सोचा ही होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट। चलो और आगे, मैरिज की बात की, फ्यूनरल्स की बात की, ठीक है। और फिर इंडियन कल्चर इज डायनामिक एंड टॉलरेंट। अब बच्चों ऐसा मत आर्ग्यूमेंट करना मेरे साथ कि सर आप तो कहते हो कि नीचे हिंट देखो, तो नीचे कल्चर दिया तो ऊपर भी कल्चर ले लो। सिर्फ वर्ड्स की हिंट थोड़ी देखनी है बेटा, आप वर्ड्स के साथ उसका लॉजिक आ रहा है कि नहीं वो भी तो पकड़ो। और आप अगर मुझे पूछोगे सर वो हिंट कैसे पता चलेगी? बाय प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्लोस्टर्स, जितने ज़्यादा जंबल्स प्रैक्टिस किए जाएंगे, उतना ज़्यादा हमें ये पता चलेगा। चलो आगे देखते हैं। सो द फॉरेन कल्चर ट्राइड टू डैश सम ऑफ देयर बेसिक फीचर्स, दे बिकेम पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन कल्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, तो फॉरेन कल्चर जो था उन्होंने भी हमारे बेसिक फीचर्स को, धैर्य मतलब किसका? इंडिया का। चेक करो, अभी मैं ना इंडियन हो के बात कर रहा हूँ ना फॉरेनर हो के बात कर रहा हूँ, मैं एक एनालिटिकल पर्सन की तरह बात कर रहा हूँ। इसलिए जब धैर्य बोला है ना, तो या तो फॉरेन को रिफर किया होगा या फिर इंडियन को रिफर किया होगा। आप उसके बारे में अभी मत सोचो, लेकिन आप पूरा पढ़ो। तो द फॉरेन कल्चर ट्राइड टू डैश, अब वे तो आएगा नहीं क्योंकि वे वर्ब नहीं बन सकता है, हमें तो वर्ब चाहिए क्योंकि टू लिखा है। ट्राइड टू लव, भाई लव करने के लिए ट्राई नहीं करना होता है, ये आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझते हो। या तो होता है या तो नहीं होता, यू डोंट हैव टू ट्राई,
ठीक है, तो वो तो आ नहीं सकता है। और आगे, ट्राई टू प्रोवाइड सम ऑफ देयर बेसिक फीचर्स। अब आप चेक करो, किसी को उपलब्ध कराना, आप चेक करो, अभी बात ये चल रही होगी शायद कि फॉरेनर्स ने हमारे बेसिक फीचर्स को अपनाया या अपने पास भी रखा या हमसे सीखा, उन्होंने हमें कुछ कल्चर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमसे कुछ सीखा, तो प्रोवाइड को रखो, फाइंड तो आएगा नहीं। बेसिक फीचर्स ढूंढने नहीं होते, ऑब्जर्व करने होते हैं, ठीक है। और आगे रिटेन बिल्कुल आ सकता है, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, आप सोचो सोचो। तो आप चेक करोगे, जैसे सो लिखा ना, मतलब इंडियन कल्चर के बाद उसके ऊपर से कुछ फॉरेन कल्चर में आया होगा, तो उन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व की और अपने पास क्या कर ली, रख ली, रिटेन कर ली। चेक करो, तो ऑप्शन में आपका प्रोवाइड भी उन्होंने हमको नहीं दिया, हमसे शायद उन्होंने कुछ सीखा और उसको अपना लिया, ठीक है। तो क्या आएगा, रिटेन कर लिया। तो एक बार आपके लिए मैं वापस सारे आंसर्स क्या कर रहा हूँ, टिक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले में क्या आएगा, डाइवर्सिफाइड आएगा। दूसरे में क्या आएगा, आइडियोलॉजीज, फिर टू, फिर ग्लैंस, और फिर प्रोवाइड नहीं लेकिन रिटेन। चेक करो, इसका भी आप स्नैप लेके आंसर्स चेक कर सकते हो आपके। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक्सरसाइज 7। ये था फॉरेन, इंडियन, लोकल इंडस्ट्रीज। तो पूरे पैसे का सार आपने पढ़ा तो पता चलना चाहिए कि इंडस्ट्रीज जो होती है वो फॉरेन जो लोकल्स होते हैं या फॉरेन एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके सैलरीज ज़्यादा देते हैं। अब जब वही कंपनियां यहाँ आने लगेगी और यहाँ के एम्प्लॉयज़ देखेंगे कि मैं जितना काम 20,000 में कर रहा हूँ, वो लोगों को वहाँ 60,000 मिल रहा है, तो वो लोग यहाँ पे सैलरी बढ़ाना चाहेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा था, हम पहले से देखते हैं। न्यू इंडस्ट्रीज़ जो आती है सपोर्टेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट, मतलब उसमें पैसा कहाँ से आने वाला है, फॉरेन से आने वाला है। तो जनरली वो लोग सैलरी भी कैसी देती है, आगे बढ़ते हैं, टू देयर एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन डैश लोकली ओन्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। लोकली ओन्ड इंडस्ट्री में वेज कैसा होता है, सस्ता मिल जाता है, तो सैलरी भी कैसी मिलेगी, सस्ती, लेकिन बाहर और ज़्यादा मिलेगी। तो ऊपर चेक करो, कंपैरिजन में हायर लोअर आप समझ सकते हो। चलो पहले से देखते हैं, और ऐसा आम तौर पर होता ही है। तो सेल्डम मतलब कभी कभार, हार्डली मतलब मुश्किल से, नेवर मतलब कभी भी नहीं, ये तीन तो कभी भी नहीं आएंगे। रिलेक्टेंटली का मतलब होता है मैं कुछ काम बिना इच्छा के कर रहा हूँ, तो मैं रिलेक्टेंटली काम कर रहा हूँ, वो भी नहीं आएगा। वो सामने से मन से पैसा देते, क्यों, क्योंकि उनको पता है वहाँ उस तरह से ही काम होता है और तभी अच्छा बिजनेस मिलेगा और टैलेंटेड एम्प्लॉय रहेंगे। तो यूजुअली ऑफर कैसी सैलरी, देखो कंपेरेबल का मतलब होता है दोनों का सेम लेवल के आजू बाजू होना, तो प्रॉब्लम ही नहीं था ना, तो ये क्लोज टेस्ट ही नहीं बनता, तो कंपेरेबल गलत है। अनरीजनेबल, अगर फॉरेन वालों को अनरीजनेबल देते तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जबकि इनजस्टिस इसमें किसको दिखाया जा रहा है, शायद हो तो भी इंडियन को। खैर ये इनजस्टिस भी नहीं है, मैं ऐसे वर्ड जानबूझ के बोल रहा हूँ, आप चेक करो आपके क्लोज टेस्ट में कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स को उन्होंने यूज किया है, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, डिसप्रपोर्शनेट या प्रपोर्शनेट। पहली बात तो ये कि सैलरी यहाँ कितनी दी उसके प्रपोर्शन में भी वहाँ नहीं दी जाती, और दूसरा फॉरेन इंटरेस्ट यूजुअली ऑफर प्रपोर्शनेट सैलरी, तो प्रॉब्लम ही नहीं था। और डिसप्रपोर्शनेट सैलरी देते हो तो उससे ये नहीं पता चलेगा कि किसकी सैलरी ज़्यादा और किसकी सैलरी कम, लेकिन हमें पता है फॉरेन इंटरेस्ट में उस एम्प्लॉय को सैलरी कैसी मिलेगी, हमसे ज़्यादा। तो हमें क्या आंसर लेना पड़ेगा, बेटर आंसर लेना पड़ेगा। डिसप्रपोर्शनेटली गलत नहीं था, पर उससे ज़्यादा या कम पता चलेगा नहीं। और आगे देखते हैं, देन उन्हीं के लोकली ओन्ड ना, किसके, वही न्यू इंडस्ट्री के। तो आप चेक करो, ये कोई आंसर नहीं था, ये तो प्रोनाउन चैप्टर पूछ ले, नीचे ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। देन डिड, डू, डस तो आएगा ही नहीं। देयर या तो कुड, अब कुड का कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है, कोई सब्जेक्ट दिया है क्या, देन के बाद नहीं दिया है, तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या आएगा, देयर। देयर मतलब किसका, फॉरेन इंडस्ट्रीज का, न्यू इंडस्ट्रीज का। उसके दो ब्रांच होते, एक फॉरेन में एक इंडिया में, सैलरी में डिफरेंस आएगा वो। और आगे, दे नीड डैश पीपल, अच्छा उनको कैसे पीपल चाहिए, होशियार या बराबर काम ना कर सके वैसे लोग, ऑफकोर्स होशियार। नीचे ऑप्शन में देखो, लेस पीपल
मोर पीपल, देखो कंपनी में ज़्यादा लोग हो या कम लोग हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कम लोग भी टैलेंटेड हो तो वेलकम है, ज़्यादा लोग ज़्यादा टैलेंटेड हो तो भी वेलकम है, तो कम और ज़्यादा का सवाल नहीं है भाई। लोकल पीपल चाहिए, फॉरेन पीपल चाहिए, कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है, जहाँ अच्छे काम करने वाले होंगे वो आएंगे, तो लोकल भी नहीं आएगा। सेवरल पीपल मतलब बहुत सारे लोग चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए। अब आप चेक करो मोर, लो, लेस या सेवरल, ये तीनों का बात तो क्वांटिटी में चल रहा है, लेकिन क्वालिटी का बात कहाँ चल रहा है, टैलेंटेड पीपल एंड आर। इसका हिंट देखो, आगे ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं, ऐसा लिखा है। तो दे नीड टैलेंटेड पीपल एंड आर डैश टू पे हाई वेजेस, उनको ज़्यादा पैसा देने के लिए भी क्या होते हैं, तैयार होते हैं या नहीं होते। भाई अगर आप टैलेंटेड हो तो मैं तो ये चाहूँगा ना कि मेरी कंपनी से आप कहीं पे जाओ नहीं, तो उसके लिए मैं पैसा आपको क्या दूंगा, ज़्यादा या कम, ऑफकोर्स ज़्यादा दूंगा। तो नीचे ऑप्शन में देखो दे आर बाउंड टू, उनके ऊपर कोई ऐसा नियम नहीं है कि देना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो अपनी क्वालिटी के साथ तो कम में भी जा सकते हो। तो बाउंड तो जब आता है जब एक तरह से आपके ऊपर बॉन्डेज बन जाए कि ये करना ही पड़ेगा। हाँ, विलिंग उनकी इच्छा है, ज़्यादा देना चाहते हो सकता है। दे आर फोर्स, उनके ऊपर किसी कानून ने कभी भी आज तक कोई ज़बरदस्ती नहीं की कि इतनी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो फोर्स भी गलत। रिलेक्टेंट, अगर वो रिलेक्टेंट होते तो उनको इतने अच्छे एम्प्लॉय मिलते नहीं, जबकि आगे लॉजिक दिया है कि उनको कैसे लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए। अब टैलेंटेड लोगों के लिए तो पैसा देने के लिए तो रिलेक्टेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको विलिंग होना पड़ेगा। तो ऑथोराइज, देखो कंपनी को किसी की परमिशन लेनी होती नहीं है। आपको याद है मैंने अभी एक पॉइंट समझाया था, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, तो ये कोई एक्सप्रेस बात नहीं है, इम्प्लाइड बात है कि कंपनी खुद ही ऑथोराइज होती है। ठीक है, पक्का मेरा आंसर क्या आएगा, विलिंग टू ऑफर या पे हाई वेजेस टू डैश देम, उनको किसके लिए, दो चीज़ों के लिए मैं आपको ज़्यादा पैसा देता हूँ, एक तो हायर करने के लिए, देखो ऑप्शन में दिया है, और एक तो आपको मेरी कंपनी में बनाए रखने के लिए। ये दो कारण होते हैं मेरे सैलरी ज़्यादा देने के। तो नीचे ऑप्शन में देखते हैं, हायर तो है ही, रिटेन भी है। देखो ब्राइब रिश्वत देने के लिए नहीं होता है, एम्प्लॉई है मेरा, और एनरिच, उनको समृद्ध बनाना है, उनको समृद्ध बनाना नहीं बनाना मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा काम अच्छे से हो रहा है इसलिए आप मेरी कंपनी में रहो, ये मैं चाहता हूँ। और एक है एंटरटेन, कंपनियाँ सैलरी एंटरटेनमेंट के लिए देती है, आप बैंक में जॉब पे लगोगे तो एंटरटेनमेंट करने जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन मेरे काम के हैं। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा था, एक तो था आपका रिटेन और एक तो था हायर। तो चेक करो, आप जब हायर की बात करोगे तो सिर्फ हायरिंग आएगा, और रिटेन का मतलब हायर कर लिया तभी तो रिटेन करोगे। तो लॉन्ग विजन के साथ सोचा जाए तो पक्का हायर भी आंसर नहीं आएगा, क्या आंसर आएगा, रिटेन आएगा। ये ठीक वैसा है जैसा हमने आगे सोचा था, सेवरल और डाइवर्सिफाइड। चलो और आगे देखते हैं, चलो पहले यहाँ तक के आंसर्स जो है वो टिक कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले में आंसर हमने क्या लिया था, यूजुअली, फिर दूसरे में क्या लिया था, बेटर, फिर तीसरे में देयर, चौथे में टैलेंटेड, पांचवे में क्या लिया था, विलिंग, और छठे में लिया था रिटेन। चलो और आगे देखते हैं। लोकल इंडस्ट्री जो है, अब उन्होंने भी तो लोकल लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। अब जब उन्होंने लोकल लोगों को काम पे रखना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स बाहर वालों को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो लोकल वालों ने भी तो सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये इस आइडिया को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो ऑप्शन में देखते हैं। लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन डैश द हाई सैलरीज ऑफर्ड बाय द फॉरेन सपोर्टेड इंडस्ट्रीज, विरोध करेंगे या स्वीकारेंगे। कॉमा के बाद देखो क्या लिखा है, कॉमा के बाद लिखा है आर्ग्यूइंग दैट दिस विल डैश रेज ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल। तो मतलब आर्ग्यू कब करोगे, जब स्वीकारोगे तब, फेवर करोगे तब, या फिर अपोज करोगे तब। तो चेक करो नीचे ऑप्शन में ना एक्सेप्ट आएगा ना अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना, वो भी नहीं आएगा। इमिटेट मतलब कॉपी करना, मतलब वापस समर्थन करने जैसा ही हुआ, वो भी नहीं आएगा। पे, सिर्फ पे करने से आर्ग्यूमेंट का कोई लॉजिक बनेगा नहीं। पक्का मेरा आंसर क्या आएगा, प्रोटेस्ट, विरोध करना। क्योंकि सैलरी कैसी बढ़ेगी, अब नीचे ऑप्शन में देखो, विल नॉट रेज। पहली बात तो ये है कि फॉरेन में अगर सैलरी अच्छी खासी दे रहा हूँ और यहाँ पे भी अगर उनको सैलरी अच्छी देने का एक तौर चालू रहा
तो ऑफ कोर्स बाकी लोगों में भी सैलरी नहीं बढ़ेगी ऐसा नहीं, बढ़ेगी। तो नॉट तो गलत है। हार्डली मुश्किल से बढ़ेगी, नहीं नहीं नहीं, आराम से बढ़ जाएगी। कंसिडरेबली बढ़ेगी, आर्टिफिशियली बढ़ेगी, अनरीजनेबली बढ़ेगी। अब तीनों में से सोचना है। तो पहली बात तो ये कि सैलरी बढ़े, उससे अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो ना तो आप बोल सकते हो कंसिडरेबली। दूसरी बात, कंसिडरेबली कहीं ना कहीं पॉजिटिव हिंट देता है। मैंने आपको कहा था पॉजिटिव नेगेटिव भी सोचो, लेकिन अनरीजनेबल पॉजिटिव हिंट नहीं देता है, नेगेटिव हिंट देता है। तो आप चेक करो ना, एक्सेसिव लेवल पर सैलरी बढ़ेगी ऐसा कंपनी नहीं चाहती, मतलब कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। हमें अभी कंपनी के इंटरेस्ट और कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचना है, क्योंकि लास्ट में देखो, लास्ट लाइन क्या लिखी है, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचना है। ठीक है, तो दो ऑप्शन बचे, आर्टिफिशियली और अनरीजनेबली। अब चाहे आर्टिफिशियली हो, नेचुरली हो, सैलरी जो बढ़ेगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो आर्टिफिशियल कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे आज वर्ल्ड के बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो नेगेटिव गिना जाता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, अनरीजनेबली आएगा। चलो मैं टिक कर देता हूँ और आगे देखते हैं। वर्कर्स इन लोकल इंडस्ट्री, अब सैलरी कहाँ बढ़ेगी, लोकल इंडस्ट्री में। तो लोकल इंडस्ट्री के जो वर्कर है, सीइंग द शार्प डैश इन जॉब पे विल एजिटेट फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन देयर सैलरीज। एजिटेट मतलब एक तरह से आंदोलन करना कि भाई हमारी सैलरी भी बढ़ाओ। अच्छा, मुझे 20,000 मिल रहा है इंडिया में, वही काम आप फॉरेन में 60,000 में कर रहे हो, तो जो शार्प क्या दिखेगा, ऑप्शन में देखो शार्प हाइक दिखेगा। क्या अभी सैलरी किसी की बढ़ाई मैंने? नहीं, मैं आज जुड़ा, मेरा 20,000, आप आज जुड़े, आपका 60,000, क्योंकि आप फॉरेन सपोर्टेड हो। तो हाइक नहीं है, वो तो प्रमोशन की बात हुई, तो वो नहीं आएगा। कट तो अच्छी बात थी, वो तो आएगा ही नहीं। डिक्रीज, डिक्रीज कहाँ हुआ है, सैलरी तो बढ़ी है ना। और आगे डिफरेंस, हाँ बिल्कुल 40,000 रुपये का पूरा डिफरेंस दिख रहा है, रखो। और इनजस्टिस, मैंने आगे जानबूझ के इनजस्टिस वर्ड नंबर 1 या नंबर 2 पे बोला था। सैलरी किसी को ज़्यादा कम मिले उससे अन्याय नहीं होता है। अन्याय तब होता है जब आप उसका लीगल रीज़न प्रूव करो और उसके इनवैलिड रीजंस हो। दो अलग अलग रीजन में सेम काम की अलग अलग सैलरी मिलती हो, उसे इनजस्टिस या अन्याय नहीं कहते, सिर्फ डिफरेंस कहते हैं। जैसे डॉलर और रूपी, तो $1 और 60-70 जो भी है, तो ये कोई इनजस्टिस नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। और डिफरेंस क्यों है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो इसलिए पक्का मेरा आंसर क्या आएगा, उनको क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। तो दिस इवेंचुअली विल ड्रेन द रिसोर्सेज। आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्रेन ड्रेन, मतलब कोई इंडियन बंदा यहाँ पे पढ़ाई करता है, यहाँ पे अच्छे से अच्छी डिग्री लेता है, ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ अच्छी सैलरी नहीं मिलती है और उसको लगता है फॉरेन में तो मुझे इससे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, और वो यहाँ से चला जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। हमारी मोदी सरकार, जो बीजेपी गवर्नमेंट राइट नाउ इन पावर, वो इसके ऊपर भी वर्क कर रही है। खैर अभी कोरोना है तो उसके ऊपर सोचने का समय बाद में जब मिलेगा तब हमारे सामने बहुत सारी उसके रिलेटेड अनाउंसमेंट्स भी शायद आ सकती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो दिस इवेंचुअली विल ड्रेन द रिसोर्सेज एंड डैश देयर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? अगर मेरा खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो सिर्फ चेक करने से कुछ नहीं होता। हाँ, लोअर कम हो जाएगा, फुलफिल मतलब परिपूर्ण करना, तो यहाँ कोई चीज़ को अचीव करना या पूरा करना है नहीं। एनहांस, प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। ऑगमेंट मतलब भी बढ़ा देना, वृद्धि करना, तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो पक्का मेरा आंसर क्या आएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो तो और आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। आपको एक जंबल जो किसी स्टूडेंट ने मुझे, आई थिंक दीपा मैडम ने पूछा है, तो उसके ऊपर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। एकदम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बस एक दो और नाम अनाउंस करने हैं और एक अनाउंसमेंट बाकी है अपकमिंग एकेडमी सिस्टम के लिए, वो चलो देखते हैं। तो जिन्होंने भी ये डाउट पूछा है, सबसे पहली बात तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बात हुई थी फॉर इंस्टेंस, आप चेक करो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल दिया है। फॉर इंस्टेंस का मतलब ये होता है एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल दिया गया है, चेक करो, एनालॉग का। अच्छा, दूसरे में किसकी बात की गई है, डिजिटल की। तीसरे में वापस किसकी बात की गई है, एनालॉग की। पांचवे में किसकी बात की गई है, इन कॉन्ट्रास्ट के बाद
डिजिटल की। और यहाँ पे एक लिखा है एनी सिग्नल, उसके दो प्रकार, एनालॉग सिग्नल, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, ANALOG आएगा, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। चलो तो चेक करते हैं, डी तो पहला आएगा ही आएगा, क्योंकि जब तक डी में दोनों सिग्नल का इंट्रोडक्शन नहीं दोगे कोई और आएगा नहीं। अब जरा मैडम आप सोचो, इन कॉन्ट्रास्ट के बाद डिजिटल सिग्नल लिखा, इसका मतलब जब तक मैं ब्लैक की बात नहीं करूंगा कॉन्ट्रास्ट में वाइट की बात नहीं कर सकता हूँ। ब्लैक कॉन्ट्रास्ट में वाइट, तो कॉन्ट्रास्ट में डिजिटल, मतलब कॉन्ट्रास्ट के पहले कौन होगा, एनालॉग होगा। इसका मतलब ये बात भी पक्की है कि जब भी मैंने डी लिया होगा ये वाला अपना, उसके बाद एनालॉग वाले पहले आएंगे, ठीक है। चलो तो इसको हम साइड पे करते हैं, आप चेक करो, फिर आंसर आपका ये होना ही चाहिए था डी। उसके बाद सी और ए, सी पहले क्यों लिया, क्योंकि सी में एनालॉग सिग्नल की डेफिनेशन दी है और ए में देखो उसका एग्जाम्पल दिया है। फिर ई में इन कॉन्ट्रास्ट किसकी बात शुरू हो गई, डिजिटल की। और फिर बी में किसकी बात हुई, द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ समथिंग कैन बी यूज्ड टू प्लॉट अ डिजिटल सिग्नल, सॉरी डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जंबल 3, ये आपको होमवर्क में दिया गया था, इसके ऊपर मैं डिस्कशन में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। इसका आंसर एक बार आप चेक करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर मैं बाद में देता हूँ, पहले क्लोज टेस्ट जब मैंने करने को दिया था तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे आंसर, पूरा आंसर उन्होंने लिख के दिया था, उनके मैं नाम बोल रहा हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पार्टिसिपेट किया। करेक्ट और रॉन्ग इस बार आप खुद चेक करेंगे। पहला नाम है राशि, दूसरा राजन, तीसरा ल्यूसी, चौथा कशिश, पांचवा आंचल और छठा अनीता। तो ऐसे आप पार्टिसिपेट करते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना परफॉर्म कर रहे हो और मुझे और आगे किस लेवल पे इस पढ़ाई को लेके जाना, ठीक है। जंबल 3 रिसेशन के ऊपर था। हाँ, मैं एक कीवर्ड्स डिस्कस कर लेता हूँ ताकि वो आपको थोड़ा हेल्प रहे, ठीक है। कीवर्ड में आप चेक करो, सबसे पहले में था हैड इट बीन, नॉट फॉर देम वाला, एक मिनट, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो had it been not for them, today introduction, check करो, one of these, this could, however, like others। अगर इसको अच्छे से सोचा जाए तो अभी खैर वो आंसर बाई चांस आ चुका था, खैर मेरे लिए भी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए मैं वापस वीडियो बनाने नहीं जाऊंगा, आप डायरेक्टली देख सकते हो, चेक करो। ये है आपका आंसर, इसको एक बार चेक करिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी आंसर सही था, मैं उनका नाम लेता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, उन्होंने सही आंसर दिया। एक था राजन, खुशबू, आंचल, कशिश, राशि, अनुष्का एंड पार्थ। वेरी गुड, कीप इट अप, योर पार्टिसिपेशन शुड बी देयर ऑलवेज। और आगे जाते हैं, ये आपको दिख रहा है, मुझे कोरोना वायरस ने ना सेल्फी भेजा है, उसका खुद ने भेजा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसके आजू बाजू कुछ केबल्स लगा दिए हैं। ये केबल हमें क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की ओर लेके जाते हैं। तो एक वीडियो आया था जिसमें आपको शायद संदीप सर ने एक इंट्रोडक्शन टाइप कुछ बताया था कि एकेडमिक सेशन अगले 5-10 दिनों में कभी भी चालू होगा, जिसमें सारे बच्चों को 0 लेवल से पूरा सिलेबस कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हमारे आने वाले RRB एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं और जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया या भरने वाले हैं, उन सब के लिए पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले, इसके लिए एक ऑनलाइन जो बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके रिलेटेड अगर बात करें तो RRB की वैकेंसी आपको दिख रही है सामने, बहुत सारे ने फॉर्म भर भी दिया होगा और बाकी है तो अभी भी समय है, तो आप उसको एक बार भर दीजिए, ठीक है। तो वेरी सुन इट विल स्टार्ट, मे बी विद इन 5 to 10 days इट विल स्टार्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, यहाँ वीडियो में आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट एक पढ़ाई की लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट किस लेवल पर ग्रास्प कर रहे हैं वो पूरा आइडिया कभी भी आ नहीं सकता है इस पर, ठीक है, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे वो रीजनिंग में हो। इसीलिए धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रही है एकेडमी, जहाँ पे एक साथ लॉन्ग आवर्स का सेशन लेना हो तो बच्चे सामने जब लाइव जुड़ पाए या कभी कभार ऑफलाइन में भी अपनी क्वेरी बाद में पूछ पाए, तो वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सी यू सून, शायद नेक्स्ट वीडियो हम डायरेक्टली वहीं पे मिलेंगे। एंड
आई थिंक जंबल क्लोज टेस्ट का सारा डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। और एक आध स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा था कि सर थोड़ा एडवांस लेवल का दीजिए, तो बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, हर टॉपिक पे दिए जाएंगे, लेकिन एक बार बेस हमारा क्लियर होना तो वो पॉसिबल है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट जंबल के 4 वीडियो आधे आधे घंटे के अगर हम देखें तो उसके बाद अगर हम इस लेवल पे जा सकते हैं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ले, तो ज़रूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उस बात को 100% ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। Till then, thank you so much, and keep in touch with the schedule being announced, always there for you, and ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब भी हम मिलेंगे तब वापस जीरो से शुरुआत तो होने ही वाली है, लेकिन उसकी राह देख के मत रहिएगा, आपकी पढ़ाई एज ऑलवेज चालू रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।